हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज जो है हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इसका नाम क्या होगा बच्चों? काइनेमेटिक्स। कुछ लोग क्या बोलते हैं बच्चों, या हमारे एचसीबी के बुक में इसको क्या बोला जाता है? इसको रेस्ट एंड मोशन के नाम से भी बोला जाता है। क्लियर बच्चों? ये जो बच्चों हमारा जो लेक्चर होगा वो बर्नियम बैच के लिए पहला लेक्चर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ बच्चों कि अगर आप आज से फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे या इस लेक्चर से फिजिक्स को देखना स्टार्ट करोगे तो आपको पूरा का पूरा फिजिक्स फील होगा। बच्चों इसके पहले भी फिजिक्स का 30 लेक्चर आ चुका है। वो लेक्चर किसका है बच्चों? मैथमेटिकल टूल का। बार बार बता चुके हैं बच्चों कि अगर आपको फिजिक्स जानना है या फिजिक्स समझना है तो फिजिक्स के लैंग्वेज को जानना बहुत जरूरी है। यानी कि जब तक आप फिजिक्स के लैंग्वेज को नहीं समझोगे तब तक आप बेसिकली फिजिक्स को नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे अच्छे से। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को इसके लैंग्वेज को पढ़ना होगा, यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज होता है तो वो बच्चों हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं। क्लियर है? इसके बाद बच्चों 2 चैप्टर और पढ़ाया जा चुका है, एक यूनिट एंड मेजरमेंट और एक क्या, वेक्टर एंड स्केलर। क्लियर बच्चों? वो दोनों छोटा छोटा चैप्टर है। आप बेसिकली अगर आपका ये फर्स्ट लेक्चर है तो इसको तो आप करो ही, इस लेक्चर को देखो ही, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों जब भी टाइम मिले आप जो इसके पिछले वीडियोज हैं, जो इसके पिछले बेसिकली लेक्चर आ चुके हैं उसको देखो। अगर बच्चों उसको आप समझोगे, उसको देखोगे, तभी बेसिकली आगे आप फिजिक्स में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे या बेसिकली फिजिक्स को समझ कर पाओगे या फील कर पाओगे। क्लियर बच्चों? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। सबसे पहले बच्चों जो लोग नए हैं उनको ये पता होगा बच्चों, या वो इस बात को समझ ले कि बच्चों अगर हम लोग फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स को क्लासिफाई किए थे तो फिजिक्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किए थे बच्चों? 2 पार्ट में। फिजिक्स को बेसिकली अगर फिजिक्स को हम लोग अलग अलग ब्रांच में बांटे या डिवाइड करें या अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करें तो बच्चों फिजिक्स को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई किए थे? 2 पार्ट में। एक को क्या बोलते हैं बच्चों? एक को बोलते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, या क्या बोला जाता है बच्चों, उसका एक और नाम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, या एक नाम से जाना जाता है बच्चों जिसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। क्लियर है? और जो बच्चों दूसरा इसका ब्रांच होता है या दूसरे पार्ट में जो डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, या क्या बोला जाता है बच्चों? मॉडर्न फिजिक्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स बोलो या फिर क्या बोलो बच्चों? मॉडर्न फिजिक्स बोलो। कैसे क्लासिफाई होता है बच्चों? इसको हम जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें क्लासिफाई किया जा चुका है पहले। ठीक है बच्चों? क्लासिकल फिजिक्स क्या हुआ बच्चों? क्लासिकल फिजिक्स यानी कि एज फिजिक्स का वह पार्ट जिसमें जो मोस्ट ऑफ द चीजें हमको मिलती हैं या जिसमें हम लोग जो मोस्ट ऑफ द चीजों को पढ़ते हैं वो कब इन्वेंट हो चुका था, कब खोजा जा चुका था बच्चों? वो 19th सेंचुरी के पहले खोजा जा चुका था। क्लियर बच्चों? इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है बच्चों? फिजिक्स का वह पार्ट जिसकी मोस्ट ऑफ द चीजें जो क्या हो रही है, जो 19th सेंचुरी की बाद आती है बच्चों, या अभी बेसिकली इन्वेंशन हो रहा है। ठीक है बच्चों? तो वो किस में पढ़ना है हम लोग को? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। फिर क्या किए थे बच्चों? इसके बीच में एक और बेसिकली क्लासिफाई किए थे, एक और टर्म आया था बच्चों जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेसोस्कोपिक। क्लियर है? ये सब बेसिकली हम पढ़ा चुके हैं पहले। अभी हम लोग बेसिक ये जानेंगे बच्चों कि जो क्लासिकल जो फिजिक्स होता था उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। एक क्या होता है बच्चों? क्लासिकल फिजिक्स, और एक क्या होता है? मॉडर्न फिजिक्स। फर्दर बच्चों जो क्लासिकल फिजिक्स होता है इसको भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। बेसिकली हम लोग 5 पार्ट में क्लासिफाई किए थे। तो बच्चों इसका एक पार्ट क्या होता है? जो पहला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मैकेनिक्स। ऐसे ही थर्मोडाइनेमिक्स, इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स, वैसे ही ऑप्टिक्स वगैरह सब किस में आता है बच्चों? क्लासिकल फिजिक्स में। अगर आपका पहला लेक्चर जो पहले से देख रहा है बच्चों उसको सारी चीजें पता है, और जिसका बच्चों ये पहला लेक्चर है वो क्या कर सकता है? वो जा करके इसके पहले वाले वीडियोस को देख सकता है। ठीक है बच्चों? तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फिजिक्स में ये मैकेनिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जो फिजिक्स के लिए पहला ब्रांच होगा बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। क्लियर बच्चों? तो अगर फर्दर बच्चों हम लोग यहाँ पे मैकेनिक्स को भी क्लासिफाई करें, इसको मिटा देते हैं बच्चों क्योंकि इतना हम पहले बता चुके हैं, इसको मिटा दें।
तो बच्चों अगर हम यहाँ से मैकेनिक्स को भी फर्दर क्लासिफाई करें तो मैकेनिक्स को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं बच्चों? जो मैकेनिक्स है उसको हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ये क्या हुआ बच्चों? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को फर्दर बच्चों हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ये 3 ब्रांच में क्लासिफाई होगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहला ब्रांच जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एस्थेटिक्स। पहला क्या होगा बच्चों? क्या होगा बच्चों? एस्थेटिक्स। क्लियर है? दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चों? इसका जो दूसरा ब्रांच है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। और जो तीसरा ब्रांच होगा बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग डायनेमिक्स। इसको क्या बोला जाएगा? डायनेमिक्स। हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? ये वाला मैकेनिक्स का जो ये वाला ब्रांच है जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग काइनेमेटिक्स। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर या एक ब्रांच बोलो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स बोलेंगे। काइनेमेटिक्स किसका ब्रांच है बच्चों? मैकेनिक्स का ब्रांच है। क्लियर है? अब काइनेमेटिक्स होता क्या है? ठीक है, ये मैकेनिक्स क्या होता है, कैसे क्लासिफाई होता है, ये सब पहले बताया जा चुके हैं। अभी हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो बस यहां से रीसेट बटन दबाओ और यहां से स्टार्ट करो कि मैकेनिक्स को बच्चों हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एस्थेटिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक क्या होता है बच्चों? डायनेमिक्स। क्लियर बच्चों? एस्थेटिक्स क्या होता है बच्चों? एस्थेटिक्स में बच्चों हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्ट कहां पे होता है बच्चों? रेस्ट में होता है। एस्टेट का मतलब क्या होता है? रेस्ट। क्लियर बच्चों? एस्थेटिक्स का मतलब क्या हुआ? रेस्ट में रहना। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा बच्चों? रेस्ट पे होगा। क्लियर है? काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ये काइन का मतलब होता है मोशन। काइन का मतलब क्या होता है बच्चों? मोशन। अब मेटिक्स का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि मोशन में जो सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों वो हम लोगों को कहां पढ़ना है? वो हम लोगों को काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है बच्चों? जो मोशन के अंदर सिंपल सा मैथ्स है या जो रिलेशन है बेसिकली उसी को किस में पढ़ना है बच्चों? काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। क्लियर बच्चों? इसका डिफिनीशन भी लिखवाएंगे। अभी डिफिनीशन बता रहे हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। डायनेमिक्स क्या होता है बच्चों? डायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग बच्चों जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स आता है या बेसिकली जो इसमें क्या होता है बच्चों, अगर इसको बोले काइनेमेटिक्स में बोले तो काइनेमेटिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों? मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ओनली अबाउट द मोशन। यानी कि अगर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों काइनेमेटिक्स में कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? मान लो 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। तो बच्चों हमको यहां पे क्या समझना है कि अगर ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। बस ये समझ जाओ। इससे ज्यादा तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इसका रीजन क्या है, क्यों ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, इसका कॉज क्या है। कॉज बच्चों हम लोग कहां पे पढ़ेंगे? इस मोशन के कॉज को हम लोग डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स क्या होगा बच्चों? काइनेमेटिक्स किसका ब्रांच है बच्चों? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसका ब्रांच है बच्चों? फिजिक्स का। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स क्या हो गया? फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों? मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों? डायनेमिक्स क्या होगा बच्चों? डायनेमिक्स भी फिजिक्स का ब्रांच होगा जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? जिसमें हम लोग कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यहां पे मोशन के बारे में पढ़ना है और यहां पे क्या पढ़ना है बच्चों? कॉज। उस मोशन का कॉज क्या था। यानी कि अगर कोई बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो अगर बोल दिया तो यहां पे हम समझेंगे कि हाँ चलो 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है। रीजन इसका क्या है हमको नहीं पता और हमको जानना भी नहीं है। लेकिन जब हम लोग डायनेमिक्स में चले जाएंगे बच्चों तब हमको क्या देखना होगा? हमको ये देखना होगा कि अगर ये 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है तो इसका रीजन क्या है, ये क्यों 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। क्लियर है बच्चों? तो काइनेमेटिक्स क्या हो जाएगा? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी ओनली स्टडी अबाउट द मोशन, नॉट कॉज ऑफ मोशन। क्लियर है? मतलब क्या हुआ? काइन का मतलब मोशन, मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? मैथमेटिक्स। तो यहां से आप लोग डिफिनीशन लिख सकते हो काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स का डिफिनीशन क्या होगा बच्चों? इट इज ए, लिख सकते हो। क्या लिखे इसका डिफिनीशन? यहां से काइनेमेटिक्स का डिफिनीशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों? इट इज ए branch of physics in which we study about
स्टडी ओनली अबाउट द मोशन। हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों? मोशन के बारे में पढ़ते हैं, नॉट कॉज ऑफ मोशन। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हुआ? काइनेमेटिक्स। हम लोग इसी को बच्चों आज स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? इसको मिटा दें, इसको मिटा दें बच्चों। चलिए हम लोग अब काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है? मिटाए, इसको मिटा दे बच्चों। चलो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब बच्चों अगर यहां से हम लोग जो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, या बच्चों इसको क्या बोला जाता है? इसको बुक में, जैसे हम लोग एचसीबी का जो बुक है उसमें क्या बोलते हैं बच्चों? इसको रेस्ट एंड मोशन बोला जाता है। इसको क्या बोलेगा? रेस्ट एंड मोशन। काइनेमेटिक्स बोलो या फिर क्या बोलो? रेस्ट एंड मोशन। तो बच्चों हमको यहाँ पे क्या करना होता है, या हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस रेस्ट एंड मोशन को या काइनेमेटिक्स को 3 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। एचसीबी में आपके पास एक चैप्टर मिलेगा, लेकिन अगर हम समझना चाहें बच्चों, अगर हम लोग इसको अलग अलग चैप्टर में देखना चाहें तो काइनेमेटिक्स को हम लोग अलग अलग 3 चैप्टर में बच्चों क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या होगा बच्चों? सबसे पहला चैप्टर होगा 1 डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों? 1 डायमेंशनल मोशन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको 1D मोशन बोलते हैं। 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन बोलो या 1D मोशन बोलो। इसको एक और नाम से जानते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगा बच्चों? कि एक लाइन में मोशन। जो पहला चैप्टर होगा काइनेमेटिक्स में या फिर रेस्ट एंड मोशन बोलो बच्चों, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो क्या होगा? 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, एक ही डायमेंशन में मोशन होगा, यानी क्या होगा? एक लाइन के अलोंग मोशन होगा या सीधा लाइन पे मोशन होगा। ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे मोशन होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एक और नाम से बोलते हैं बच्चों, क्या? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन। क्लियर हुआ? तो बच्चों काइनेमेटिक्स को हम लोग एक चैप्टर हो गया क्या? काइनेमेटिक्स के अंदर एक चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1 डायमेंशनल मोशन। दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरा जो इसका चैप्टर होगा, दूसरा चैप्टर होता है क्या? 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे बच्चों? 2D मोशन। इसको बोल सकते हो 2D मोशन। इसी में पढ़ना है बच्चों, या इसको किसी किसी बुक में लिख देता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बच्चों, हम समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है या 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। ठीक है बच्चों। वैसे क्या होता है? वैसे बच्चों एक और नए कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन बोल सकते हो। वो क्या होता है? वो बच्चों हम लोग को 1 डायमेंशनल मोशन में भी रिलेटिव पढ़ना है और 2 डायमेंशनल मोशन में भी रिलेटिव पढ़ना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हम लोग उसको एक अलग चैप्टर बना लेंगे, जिसको क्या पढ़ेंगे लास्ट में? जिसको क्या बोलेंगे बच्चों? रिलेटिव मोशन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? रिलेटिव मोशन। ठीक है बच्चों, जो 3 डायमेंशनल मोशन होता है वो हम लोगों को ज्यादातर फिजिक्स में नहीं जानना होता है बच्चों। 3 डायमेंशनल मोशन भी होता है, जैसे किसी बेसिकली जैसे गैस वगैरह का वाइब्रेशन देख लो। ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ोगे। ठीक है, या हम लोग भी कहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कि किसी गैस को अगर हम लोग क्या करते हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो क्या करता है बच्चों? वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेशन उसका क्या होता है? उसका वाइब्रेशन बच्चों ऐसे रैंडमली तीनों डायरेक्शन में होता है। क्लियर? अभी उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों में मत जाओ, उसको रहने दो, इसको सिंपल रखो। अभी जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो। तो बच्चों समझे क्या? हम लोग काइनेमेटिक्स समझ गए कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। हम लोग काइनेमेटिक्स को 3 अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या होगा बच्चों? 1 डायमेंशनल मोशन या 1D मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा क्या होगा बच्चों? 2 डायमेंशनल मोशन या 2D मोशन या फिर क्या बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो तीसरा होगा बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव मोशन। तो हम लोग बच्चों आज जो है काइनेमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर जो क्या होगा बच्चों? 1 डायमेंशनल मोशन, इसी को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे।
काइनेमेटिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो क्या होगा बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन, उसी को स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों आज का जो लेक्चर होगा उसमें सिर्फ हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका आप 99.99% चीजें आप लोग 9th और 10th में पढ़ के आते हो। फिर भी क्या बच्चों कि अगर किसी को तकलीफ ना हो या कोई नहीं पढ़ा हो तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं हो, इसीलिए क्या पढ़ेंगे, मतलब हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन का जो सबसे बेसिक चीजें हैं वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। मिटा दे बच्चों इसको, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन या फिर क्या बोले रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दे बच्चों। चलो आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए क्या स्टार्ट करने वाले बच्चों हम लोग, नया चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, चैप्टर का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन, वन डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इस रेक्टिलिनियर जो मोशन है, ये जो हमारा चैप्टर है रेक्टिलिनियर मोशन, इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसको देख लेते हैं। यानी कि बच्चों हमारे पढ़ने का बेसिकली प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कौन सा टॉपिक आएगा, उसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा, या ये भी समझ लेंगे बच्चों कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। उसको सबसे पहले हम लोग लिख के रख लेना है बच्चों कि कैसे कैसे पढ़ेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमेशा होगा बच्चों, हमेशा हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सिलेबस लिखेंगे। कब? जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा उसके पहले हम लोग सिलेबस लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन में, वो क्या पढ़ना है बच्चों, सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो आधा से ज्यादा तो इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लिए। इंट्रोडक्शन किसका बच्चों, वही रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, यही सब, यानी इसकी बेसिक चीजें और मैक्सिमम चीजें क्या होगी अभी तक हम लोग खत्म कर लिए। इसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पहले पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये जानना जरूरी है बच्चों। पोजीशन वेक्टर, ऐसे ही इस वेक्टर को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वेक्टर एंड स्केलर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां से फिर से एक बार पढ़ेंगे बच्चों क्योंकि दिक्कत ना हो काइनेमेटिक्स में, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे बच्चों, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगला टॉपिक क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी की स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग बच्चों पढ़ के आए हो, ठीक है। इस मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आप लोग 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके बाद क्या पढ़ना है बच्चों, स्पीड एंड वेलोसिटी के बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, आप लोग 9th क्लास में प्रूफ करते हो, ठीक है। आप लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ किए हो। यहाँ पे हम लोग कितना प्रूफ करेंगे बच्चों, 4 को प्रूफ करेंगे, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन का कंडीशन क्या होता है, आप लोगों को याद होगा, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि ये बच्चों ये जो फॉर्मूला आता है, जो इक्वेशन आता है, वो कब वैलिड होता है बच्चों, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। इसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों कि अगर मान लो एक्सीलरेशन नहीं कांस्टेंट हो तो उस केस में क्या होगा। तो अगला क्या पढ़ेंगे बच्चों, अगला पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन, इसमें रिलेशन ही पढ़ना होता है किसके किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच का रिलेशन होता है कब बच्चों, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। अगला क्या पढ़ेंगे, यही इक्वेशन ऑफ मोशन ही बोल दें या फिर रिलेशन बोल दें, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होता है बच्चों, क्या, व्हेन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को ए से डिनोट कर दें, आप लोगों को पता होगा ए से, व्हेन ए इज नॉट कांस्टेंट, जब बच्चों हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। क्या बोले बच्चों, सम इंपॉर्टेंट
ग्राफ्स, यानी कि कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ा जाएगा, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग नया क्या पढ़ेंगे बच्चों, पोजीशन वेलोसिटी का ग्राफ, वेलोसिटी एक्सीलरेशन का ग्राफ, ये सब का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, या ग्राफिकल ग्राफ से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। क्लियर बच्चों। इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग को पढ़ लेना बच्चों यहाँ पे कि जर्क क्या होगा, ठीक है। हम लोग को बोर्ड में जर्क नहीं पढ़ना है बच्चों, लेकिन हम लोग को आईआईटी और नीट के लिए क्या पढ़ना है, जर्क पढ़ना है। क्लियर बच्चों, ये क्लियर हुआ। तो ये बच्चों क्या लिखे, अभी जो हमारा मेन टॉपिक था उसको लिखे कि इसी को पढ़ना है। अब इसके अंदर भी बहुत सारा टॉपिक होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्या स्टार्ट किए, इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके। इंट्रोडक्शन किसका बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन का, काइनेमेटिक्स का, ठीक है, वन डायमेंशन मोशन का, यानी कि सारा पूरा काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन और पूरे के पूरे काइनेमेटिक्स का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके। अब क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है बच्चों। पोजीशन वेक्टर होता क्या है और पोजीशन वेक्टर हमको रिक्वायर्ड क्यों है, हम लोग फिजिक्स में पोजीशन वेक्टर पढ़ते क्यों है, क्या जरूरी है पोजीशन वेक्टर का फिजिक्स में। तो इसके पहले बच्चों अगर हम लोग को पोजीशन वेक्टर समझना है तो उसके पहले क्या होगा बच्चों, उसके पहले हमको बेसिकली एक जनरल क्वेश्चन समझना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि अगर बच्चों आपसे ये पूछा जाए, हम अभी ये उम्मीद करते हैं, कहीं भी जगह पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। आप उम्मीद करो कि आप बिहार से हो, ठीक है, या वेस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है उससे बिलोंग करते हो। क्लियर बच्चों। तो अगर आप कहीं वेस्ट चंपारण में कहीं पे हो, अगर आपसे वहाँ से पूछा जाता है बच्चों कि आपका एड्रेस क्या है, जैसे आप बेतिया से हो, बेतिया से बिलोंग करते हो, तो अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों कि बेतिया में आप रहते कहाँ हो, तो क्या बताओगे बच्चों, क्या बताओगे, कहीं ना कहीं तो बताओगे। अब उसका एड्रेस जो होगा बच्चों, कहीं पे भी अगर हमको कुछ एड्रेस बताना होगा बच्चों, तो एड्रेस बताने के लिए हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले लैंडमार्क की रिक्वायरमेंट होती है। लैंडमार्क बोलो या क्या बोलते हैं बच्चों उसको, रेफरेंस पॉइंट बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप बिहार में रहते हो तो बिहार में कहाँ रहते हो बच्चों, या वेस्ट चंपारण में अगर आप रहते हो, अगर आप दिल्ली चले गए हो फॉर एग्जांपल, तो अगर आपसे कोई पूछेगा बच्चों कि आप कहाँ के हो, कहाँ से आए हो, तो आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हो बच्चों वेस्ट चंपारण, मे भी उसको नहीं पता होगा, तो आप क्या बोलते हो बच्चों, आप बोलते हो कि हम बिहार से हैं। क्लियर बच्चों। तो दिल्ली वाले के लिए आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। वैसे ही आप इस कंट्री से बाहर जाते हो, आप कहाँ के हो, चंपारण के हो, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बच्चों आप कहाँ से, मान लो आप अमेरिका चले गए और वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो आप क्या बताओगे, आप बिहार बताओगे, नहीं, क्या बताओगे बच्चों, बताओगे कि हम इंडिया से हैं। इंडिया में आ जाओगे तो बिहार बताओगे, अगर बिहार में आ जाओगे तो क्या बताओ बच्चों की वेस्ट चंपारण से है, अगर वेस्ट चंपारण में आ जाओगे तब क्या बताओ बच्चों की हम बेतिया से हैं। अगर कोई बेतिया पहुंच जाता है, अब पूछते हैं बताइए कहाँ से है, तो आप बताओगे किसी एक पर्टिकुलर जगह का नाम बताओगे, फॉर एग्जांपल MJK कॉलेज, 3 लालटेन चौक, ये सब जो उसका क्या है, कॉमन पॉइंट है, जो लैंडमार्क है, यानी कि उस पर्टिकुलर जगह के लिए जो लैंडमार्क मतलब क्या बताओ बच्चों, ऐसा जगह जिसको सब कोई जानता है। तो वैसे ही क्या होता है बच्चों कि फिजिक्स में अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताना हो, क्लियर बच्चों, कि फिजिक्स में अगर बताया जाए कि बच्चों एक पॉइंट है ए, अब ये पॉइंट कहां पे है बच्चों, तो ऐसे दिया रहेगा कि एक पॉइंट ए है जो कहां पे है 2, 3, 4। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि फिजिक्स में एक लैंडमार्क होता है और उस लैंडमार्क को क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन। फिजिक्स में जो लैंडमार्क होता है बच्चों उसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन। क्लियर है। एक मिनट इसको मिटा देते हैं, उसके बाद थोड़ा अच्छे से बताते हैं। इसको मिटा दे बच्चों, लिख ले आप लोग। होता क्या है बच्चों, यहां पे देखो कि अगर फिजिक्स में बच्चों किसी भी पॉइंट को का पोजीशन बताना हो तो किसके रेस्पेक्ट में बताया जाता है बच्चों, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मैथ्स में भी वही होता है। ठीक है, अगर हम फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में अगर किसी पॉइंट का क्या बताना है बच्चों, अगर हमको रेफरेंस बेसिकली क्या बताना, पोजीशन बताना है तो किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे बच्चों, ओरिजिन के। ओरिजिन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लैंडमार्क बोलो या क्या बोलो बच्चों, रेफरेंस पॉइंट। इसको क्या बोलो बच्चों, रेफरेंस पॉइंट। ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में या जिस पे बैठ के हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, या जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जाएगा।
ठीक है बच्चों। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 2,3, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बता रहा है, इसका पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या हुआ कि आप रेफरेंस पॉइंट से किधर जाओगे बच्चों, 2 का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस में कितना जाओगे 2 मीटर, और वाई एक्सिस में कितना जाओगे बच्चों 3 मीटर। तो आप कहां पहुंच जाओगे बच्चों, पॉइंट ए पर पहुंच जाओगे। रेफरेंस पॉइंट से अगर यहाँ पे ए का पोजीशन दिया है 2,3, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि रेफरेंस पॉइंट से 2 मीटर एक्स में और 3 मीटर किधर वाई में जाओगे, तो आप कहां पहुंच जाओगे बच्चों, इस पॉइंट ए पे पहुंच जाओगे। क्लियर है। तो ये क्या होता है रेफरेंस पॉइंट बच्चों। एक और होता है, एक और चीज होती है यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम। उसको हम लोग बच्चों कहां पे पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल में बेसिकली हम लोग एनएलएम में पढ़ेंगे। यहां पे थोड़ा सा रिलेटिव के केस में भी पढ़ना है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, अभी रेफरेंस पॉइंट समझो। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बच्चों, ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया जाता है। ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिफाइन किया जाता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, रेफरेंस पॉइंट। या जहां पे बैठ के हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बताते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चों, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है बच्चों। अब ये बताओ, ये जो पोजीशन होगा, अगर हमको बच्चों रेफरेंस पॉइंट से यहां पे जाना है, तो हमको कहां, इसके लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए बच्चों, डायरेक्शन भी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ स्केलर होने से इस पोजीशन का, अगर मान लो हमको इस पोजीशन का डायरेक्शन नहीं बताया जाए, तो क्या हम इस ऑब्जेक्ट के पास या इस पॉइंट के पास पहुंच पाएंगे बच्चों, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर बच्चों हमको इस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचना है या इस पॉइंट के पास पहुंचना है, तो क्या करना होगा बच्चों, हमारे पास एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। यानी कि ये इस पोजीशन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में मिलना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि बच्चों इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, r। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों, बस यहीं पे समझ में आएगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों, ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल के या किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिफाइन करता है, पोजीशन को बताता है, उसी वेक्टर को क्या बोलते हैं बच्चों, पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। और यहां पे बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा बच्चों कि 2 मीटर किधर जाना है बच्चों, 2 मीटर एक्स के डायरेक्शन में। और बच्चों हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि एक्स के डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, आई कैप। आई कैप का मतलब क्या हो बच्चों, यूनिट वेक्टर। अब ये समझना जरूरी है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं वेक्टर में कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो एक्स को किसे, डायरेक्शन को किसे लिखना है बच्चों, आई कैप। यानी कि किधर जाना है, ए पर पहुंचना है, तो 2 मीटर किधर जाना है एक्स में, तो क्या लिखेंगे 2 आई कैप। ठीक है, प्लस क्या होगा बच्चों, अब वाई में भी जाना है, वाई में कितना जाना है 3, तो वाई के डायरेक्शन को किसे लिखते हैं बच्चों, जे कैप। तो क्या लिख देंगे बच्चों, प्लस क्या हो जाएगा 3 जे कैप। और ये क्या हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। क्लियर हुआ पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर को डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, आता भी नहीं डिफिनीशन, बस थोड़ा सा समझ लो। पोजीशन वेक्टर होता क्या बच्चों, ऐसा वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिफाइन करता है, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। अगर वैसे ही मान लो फॉर एग्जांपल कि एक पॉइंट यहां पे दिया है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, पॉइंट यहां पे है पी, ये कितना है बच्चों -2, कितना 4। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसका पोजीशन वेक्टर लिख दो। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, किधर जाना है बच्चों, हमको पी पे पहुंचना है, तो पहले किधर जाना होगा, ओरिजिन से इधर निगेटिव एक्सिस में कितना मीटर बच्चों, 2 मीटर। और फिर किधर जाना होगा बच्चों, वाई के एक्सिस के अलॉन्ग पॉजिटिव वाई में कितना 4 मीटर। तो क्या लिखेंगे बच्चों, -2 आई कैप। माइनस क्या बता रहा है बच्चों कि डायरेक्शन किधर है, एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो 2 - आई कैप भी लिख सकते हो। और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 4 जे कैप। तो ये हमारा क्या हो गया पोजीशन वेक्टर। अगर 3 डायमेंशन में होगा उसको भी लिख सकते हैं बच्चों। 3 डायमेंशन को कैसे लिखते हैं, 3 डायमेंशन का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे बच्चों, मिटा दे इसको। अगर बच्चों हमको 3 डायमेंशन का पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करो। पहले क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया हमारा मान लो z। तो यहां पे कोई पॉइंट है, मान लो क्या है बच्चों 1, 2, क्या 3। तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो बच्चों पहले बता चुके हैं, अभी भी जान जाओ कि x डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं बच्चों, आई कैप, y के डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, जे कैप, और z के डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं बच्चों, के कैप। तो ये क्या बता रहा है बच्चों कि अगर हमको a के पास जाना है तो x में कितना जाना पड़ेगा 1 मीटर, तो क्या लिख देंगे 1 आई कैप। y में कितना जाना पड़ेगा बच्चों 2 मीटर, तो क्या लिख देंगे 2 जे कैप।
और जेड में कितना जाना पड़ेगा बच्चों 3 मीटर, तो क्या लिख देंगे 3 कैप। तो आर कितना हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस कितना हो गया बच्चों 3 के कैप। तो ये हमारा क्या हुआ पोजीशन वेक्टर। समझ में आया कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। क्या होता है बच्चों पोजीशन वेक्टर बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को क्या करता है डिफाइन करता है। वैसे वेक्टर को क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया। ये कोऑर्डिनेट बेसिकली कोऑर्डिनेट को लिख दिया किसके डायरेक्शन के फॉर्म में। क्लियर है, मिटा दे बच्चों। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहां से हमारा स्टार्ट होता है सिलेबस। ठीक है, 12th का सिलेबस क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस समझते हैं। आप लोग 9th क्लास में ये सारी चीजें पढ़े होंगे। हम लोग आज बेसिक आइडिया समझेंगे या बेसिक डिफिनीशन पढ़ेंगे डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का, और उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग उस पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बेस्ड 2-3 क्वेश्चन करेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड एंड वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो इसको मिटा दे, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसको मिटा दे बच्चों, मिटा दे मिटा दे। चलिए अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहां पे पढ़ लो। ये क्या लिखेंगे बच्चों यहां पे, चलो एक ही साथ लिखते हैं। ये क्या लिख देते हैं डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। और इधर क्या लिख देते हैं, इधर हम लोग लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्टेंस और ये क्या हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे बच्चों कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पढ़े आप लोग क्या होता है बच्चों, क्या होता है बताओ। अगर सिंपली हमको डिफाइन करना हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, तो फॉर एग्जांपल अब समझ दो बच्चों कि ये क्या हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है बच्चों। अब मान लो कोई आदमी गया बच्चों ऐसे, इस पाथ से कहाँ गया ए से बी के पास, और एक आदमी कैसे गया ये सीधा सीधा गया कहाँ से कहाँ बच्चों ए से किसके पास बी के पास। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर इस पाथ से गया बच्चों तो हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। ये डिफिनीशन पता है 9th क्लास में। क्लियर बच्चों। डिस्टेंस क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्टेंस का डिफिनीशन क्या होगा, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट के बीच में जो एक्चुअली हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जो एक्चुअली ये लेंथ ट्रेवल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, ये भी डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्लियर है। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों 2 पॉइंट के बीच में जो हम लोग एक्चुअली जिस लेंथ को ट्रेवल करके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में जो सबसे छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे बच्चों, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर है। तो अब ये बताओ बच्चों कि 2 पॉइंट के बीच अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि इस ए से हम लोग कहाँ जाते हैं, इस बी के पास जाने का 3 पाथ है, एक ये पाथ, एक 2 पाथ, ये क्या हो गया तीसरा पाथ। अब समझना थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली। आप लोग पहले जानते हो फिर भी थोड़ा समझो। क्लियर है बच्चों। अब एज्यूम करो बच्चों कि यहाँ से हम लोग कहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, तो ए से बी जाने का ये वाला लेंथ, तो मान लो ये कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, जो ये वाला लेंथ हो जाएगा। ये मान लो कितना है 10 मीटर, ये कितना बच्चों 5 मीटर, ये कितना बच्चों 8 मीटर। तो बच्चों अगर हम पहले वाले रास्ते से ए पॉइंट से कहाँ पहुँचते हैं बच्चों, बी पॉइंट के पास पहुँचते हैं, तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, जो हम लेंथ ट्रेवल करेंगे, और लेंथ क्या होगा बच्चों ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ कितना हो गया बच्चों 10 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 10 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों,
जो सबसे छोटा लेंथ होगा, जो सबसे छोटा क्या होगा, पाथ होगा। और सबसे छोटा पाथ क्या है बच्चों, ये वाला सीधा वाला, और ये कितना दिया है, 5 मीटर। तो अगर पार्टिकल या आदमी ये पाथ 1 से भी जाएगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 मीटर। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट क्या होता है, 5, बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 5 ही मीटर है। अगर मान लो बच्चों कि अगर ये आदमी ये दूसरे रास्ते से ए से बी के पास जाता है तो कितना लेंथ ट्रेवल किया बच्चों, ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ कितना है, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, यही होगा। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा रास्ता यही है, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर। फॉर एग्जाम्पल ये ले लो कि अगर कोई आदमी ये तीसरे वाले रास्ते से जाता है तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 8 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 मीटर ही होगा। अरे बाबू, 2 पॉइंट के, एक पॉइंट से अगर दूसरा पॉइंट पे जाना है या एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो उसमें बहुत सारे रास्ते होंगे एक जगह से दूसरे जगह जाने के। अरे ऑब्वियस सी बात है, मान लो आप ए से बी जाते हो तो आपके पास क्या है, बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा पाथ है आपके पास जाने का, लेकिन उसका सबसे छोटा पाथ क्या होगा या सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, एक ही ना होगा। तो हमेशा बच्चों 2 पॉइंट के बीच या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, एक ही वैल्यू होता है, उसके पास सिंगल वैल्यू होता है या सिंगल ही होता है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, रास्ते पे डिपेंड करेगा कि आप किस रास्ते से जाते हो। 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस का क्या हो सकता है, बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेकिन 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटा पाथ एक ही हो सकता है। अगर उससे कोई छोटा होता तो उसको हम लोग छोटा नहीं एज्यूम करके चलते। बात समझ आ रहा है? अगर मान लो हमारे क्लास में बच्चों 50 लोग हैं और सबसे कम हाइट कितना है, किसका है, 4 फीट वाले बच्चे का, तो सबसे कम हाइट किसका हो सकता है, किसी एक ही आदमी का ना हो सकता है। अगर उससे कम कोई मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ इससे छोटा ये आ गया, एक नया बच्चा आ गया। तो वैसे ही बच्चों कि अगर 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है। अगर उससे छोटा रास्ता आप ढूंढ लेते हो तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो वाला हो जाएगा जो सबसे छोटा होगा। क्लियर है? तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, एक ही होगा, लेकिन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या हो सकता है, बहुत सारा। तो डिस्टेंस होता क्या है, 2 पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्टेंस। और 2 पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा पाथ लेंथ होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगला पॉइंट क्या है बच्चों कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या हो सकता है, बहुत सारा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, एक। ये क्या होता है बच्चों, ये वेक्टर होता है, स्केलर होता है, डिस्टेंस स्केलर होता है बच्चों। ये क्या होता है बच्चों, वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, वेक्टर होता है। और क्या बोल सकते हैं बच्चों कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, जो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा किसके बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के। कैसे, आप लोग देख सकते हो, नहीं देख सकते हैं? अरे देखो ना बच्चों, यहाँ पहले वाले पाथ से गए तो डिस्टेंस कितना, 10 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, 5 मीटर, तो डिस्टेंस बड़ा है। दूसरे वाले पाथ से गए, डिस्प्लेसमेंट कितना, 5 मीटर, और डिस्टेंस भी कितना, 5 मीटर, तो उस टाइम बराबर हो गया। तीसरे वाले से गए, डिस्टेंस कितना, 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना, 5 मीटर, यानी कि डिस्टेंस क्या है, हमेशा बड़ा है या बराबर है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर है? तो ये सब क्या हुआ, डिफरेंस। ये आप लोगों के 9th क्लास में आता था कि हाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखे बच्चों, डिफरेंस लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हो, आई थिंक आप इतना समझो, इससे ज़्यादा नहीं जानना है कि डिस्टेंस क्या होता है। 2 पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्टेंस। और 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। ये क्या हो सकता है, 2 पॉइंट के बीच में बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, 2 पॉइंट के बीच में सिंगल वैल्यू होगा। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इसमें बच्चों थोड़ा बेस्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यहां पे बच्चों आप लोग, यहां पे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो आप लोग 9th क्लास में नहीं किए होंगे, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है बच्चों, और जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा फील होगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिटा दे इसको, मिटा दे बच्चों।
चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे बच्चों, आप लोगों को असाइनमेंट नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चों, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको असाइनमेंट मिलेगा, उसको आप लोग डाउनलोड करो और उससे क्वेश्चन करना स्टार्ट करना। अभी इसलिए बच्चों इस लेक्चर में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा नहीं, अभी बेसिक बेसिक बात है, आज डिस्टेंस वगैरह की बात होंगी। अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग वेलोसिटी स्पीड का बात करेंगे, उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि एक पार्टिकल है, यहां से चलना शुरू किया ए, ये कहां गया, ऐसे होते हुए यहां पे पहुंचा बी। ठीक है बच्चों, ये सर्कुलर पाथ है, इसी पाथ से जा रहा है बच्चों, इसी रास्ते से जा रहा है, ए से ऐसे होते हुए कहां जा रहा है बच्चों, इस बी के पास। ये जो सर्कुलर पाथ है जिस चलता है, उसका लेंथ कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितना है, सॉरी 10 सेंटीमीटर। ये वाला लेंथ कितना दिया बच्चों हमको, 10 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना दिया बच्चों, 60 डिग्री। ये भी एंगल कितना दिया बच्चों, 60 डिग्री। ये भी कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या बोला बच्चों, फाइंड, पहला क्या डिस्टेंस, और दूसरा क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। चलो निकालो। हमसे क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जो कहां से कहां जाता है बच्चों, पॉइंट ए से कहां पे जाता है, इस पाथ से होते हुए पॉइंट बी के पास जाता है। ठीक है, हमको दिया है कि ये सर्कुलर बेसिकली पाथ है जिस पे जाता है, जिसका रेडियस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ये स्ट्रेट पाथ है जिसका लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ये ऐसे जाता है, स्ट्रेट पाथ ही है, लेकिन ये वाला लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है। ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। क्लियर है? तो हमको क्या बताना है कि ए से अगर बी जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। बनाओ, जल्दी से बन जाएगा बच्चों। जब कभी भी क्वेश्चन दिया जाए, आप लोगों को जो पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता है, आप लोग वीडियो को रोको और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जब एक बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए या ऐसा लगे कि अब नहीं बनेगा, उसके बाद वीडियो प्ले करो। ये नहीं कि हाँ लगातार आप लोग देख रहे हो तो आप लगातार देखते चले जाओ। क्लियर है? बना दे बच्चों, आप लोग अटेम्प्ट कर लिए, बना दे। चलो डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, पहले डिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा बच्चों, डिस्टेंस का डिफिनीशन क्या है बच्चों? सिंपल, सबसे पहले सिंपल वाला डिफिनीशन। डिस्टेंस का डिफिनीशन क्या होता है बच्चों? डिफिनीशन क्या होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने में ये जितना एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल करेगा उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? एक्चुअल जो पाथ लेंथ होगा। अब चलो निकालते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ। पहले क्या चला बच्चों, यहां से यहां जाने में कौन सा पाथ चला है? ये वाला पाथ। ये कौन सा पाथ है बच्चों? सर्कल, सर्कुलर पाथ है। सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि नहीं कि सर्कल का अगर कंप्लीट सर्कल होता तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो अगर बच्चों आधा सर्कल है तो इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? पाई आर। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? पाई इंटू आर, यानी कितना हो गया? पाई इंटू कितना? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? पाई इंटू क्या? 10 सेंटीमीटर प्लस। अब क्या बच्चों, यहां पे आ गए। अब ये वाला लेंथ ट्रेवल किया, तो ये वाला लेंथ हमको दिया है कितना बच्चों? 10 सेंटीमीटर। इसको भी लिख लो कितना? 10 सेंटीमीटर। अब कैसे चला बच्चों? ये वाला लेंथ चला और ये वाला लेंथ हमको फिर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब यहां से नीचे आएगा, लेकिन ये वाला लेंथ नहीं दिया है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना दिया है? 60 डिग्री। हम जानते हैं कि नहीं कि अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों को एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों? 60। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, जिसका सारा साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। लेंथ क्या चला बच्चों? यहां से ये वाला 10 सेंटीमीटर ऐड कर दिए, फिर नीचे आएगा तो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। तो प्लस क्या लिख दो? 10 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाए बच्चों? 10 10 10 कितना हो जाए? 30 सेंटीमीटर। अब प्लस क्या हो जाए बच्चों? पाई इंटू 10 सेंटीमीटर। इसमें से 10 सेंटीमीटर कॉमन कर लें तो क्या हो जाए बच्चों? 3 प्लस पाई
इंटू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हम लोग बच्चों हमेशा जो आंसर देंगे वो किस यूनिट में देंगे बच्चों, SI यूनिट। ये क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। हम जानते हैं कि नहीं कि पढ़ा चुके हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना बच्चों, 1/100 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 3 + पाई इंटू 10 के पावर कितना -2 मीटर। ये कितना हो जाएगा 0.1, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया 0.1 इंटू 3 + पाई मीटर। बस आंसर। इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, ऐड करना 6.14, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना 0.1 से, ठीक है। चलो ऐड कर देते हैं 0.1 इंटू 3 प्लस कितना 3.14, कितना हो जाएगा बच्चों 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 6.14, तो कितना हो जाएगा बच्चों 0.614 क्या मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। क्लियर है, डिस्टेंस निकाल चुके बच्चों। अब क्या निकालेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो सबसे छोटा लेंथ होता है किसके किसके बीच का, इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में जो सबसे छोटा लेंथ। सबसे छोटा लेंथ क्या होगा बच्चों, ये सीधा वाला लाइन पकड़ लो, यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा। तो बस यहाँ से यहाँ का लेंथ निकाल देना है। ये वाला लेंथ कितना बच्चों 10 सेंटीमीटर, ये वाला लेंथ भी कितना है 10 सेंटीमीटर। अब ये वाला लेंथ निकालो, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर कितना हो जाता है 2r। तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, r 10 है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों, यहाँ से अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखें तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ये वाला 20 सेंटीमीटर प्लस ये वाला कितना 10 सेंटीमीटर, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों ये वाला 10 सेंटीमीटर, 10 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 इंटू 10 के पावर -2 मीटर, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 0.4 मीटर। ये क्या होगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है 0.6 है, ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट क्या है कम है, कितना 0.4। क्लियर है बच्चों, बन जाएगा। अब देखो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आएगा भी। अब इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन करा नहीं रहे, आप लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब एक नया क्वेश्चन करते हैं, करें, मिटा दे इसको, मिटा दे, मिटा दे बच्चों। चलो चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हमसे ये बोला है कि एक पार्टिकल है जो कहाँ पे चल रहा है बच्चों, ऐसे एक सर्कल पे चल रहा है, ऐसे सर्कल पे जिसका रेडियस कितना दिया बच्चों, जिसका रेडियस दिया है r। वो कहाँ से चलना शुरू करता है बच्चों, पॉइंट A से, कहाँ पे जाता है बच्चों, इस पॉइंट B पे, फिर कहाँ जाता है बच्चों पॉइंट C पे, फिर कहाँ जाता है बच्चों पॉइंट D पे, और फिर घूम के कहाँ पे आ जाता है, फिर घूम के कहाँ पे आ जाता है बच्चों पॉइंट A पे। मतलब यहाँ से चलना शुरू किया A से B, फिर B से कहाँ पे गया बच्चों C, फिर C से D, और फिर D से घूम के कहाँ गया A। क्लियर है, एक सर्कल है, फिर से बोल दो क्वेश्चन, एक सर्कल है बच्चों जिसका रेडियस कितना दिया है r। इस सर्कल पे क्या होता है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करना शुरू करता है। पहले कहाँ जाता है A से B, फिर B से C, फिर C से D, और फिर D से कितना A। तो हमसे क्या पूछा बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, एंड दूसरा क्या बच्चों डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, पहला क्या A to B, अगर कहाँ जा रहा है बच्चों A से B जा रहा है, ठीक है। फिर कहाँ निकालना है बच्चों, किसके किसके बीच A से C, अगर A से जब B होते हुए कहाँ पहुँच गया C पे पहुँच गया। तीसरा कब निकालना है बच्चों, जब A से कहाँ मूव कर गया D पे, और चौथा कहाँ निकालना है बच्चों, जब A से कहाँ मूव कर गया A से A पे। पहले क्या निकालना बच्चों कि अगर पार्टिकल A से B के पास पहुँचा है
तो इसके बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फिर क्या निकालना बच्चों, ए से कहाँ पहुंचा है, सी के पास पहुंचा है, तब इसके बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फिर ए से घूम के कहाँ पहुंच गया, डी पे पहुंच गया, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फिर क्या निकालना बच्चों, ए से घूम के अगर ए पे आ गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्लियर है, क्लियर है। चले आप लोग बढ़ाओ इसको, वीडियो रोको, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 3-4 मिनट टाइम लो, आराम से बनाओ। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा टाइम लेके बना सकते हो, ऑटोमेटिक प्रैक्टिस होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। चलो जल्दी से करो, बना दे। ए पार्ट, ए टू बी, अगर पार्टिकल कहाँ जा रहा है बच्चों, इस पॉइंट ए से कहाँ पहुंच रहा है, बी के पास, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, ए से बी जाने में बच्चों एक्चुअल पाथ लेंथ कितना है, यही ना है, ये क्या है, सर्कल का क्वार्टर पार्ट है कि नहीं बच्चों। देखो ना, ये सर्कल ये पूरा बनाता, इसका कितना 1/4 नहीं चला है, यानी कि क्वार्टर पार्ट। तो एक कंप्लीट सर्कल में कितना चलना होता है बच्चों, 2πr। अरे कंप्लीट सर्कल बनाता तो कितना चलता है, 2πr, और इसका कितना बच्चों, चौथा भाग, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr का क्या, चौथा भाग, सिर्फ इतना ही चला है, 1/4। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, πr डिवाइडेड बाई 2। तो डिस्टेंस कितना हो गया, πr/2, यानी कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया, πr/2। अब क्या निकालना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि इसके और इसके बीच का ये वाला डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे बच्चों, ये वाला लेंथ निकालना है, यही ना होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, ये वाला आर होगा बच्चों, और ये वाला आर होगा, और ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये वाला लेंथ निकल जाएगा, √r² प्लस r², यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस। यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी, वो कितना हो जाएगा, √अंडर कितना, r² प्लस r², यानी क्या हो गया बच्चों, √2r², यानी कितना हो गया, √2 × r। क्लियर है, समझ में आया। अब निकल जाएगा सब पॉइंट का, निकल जाएगा बच्चों। दूसरा निकालो, किसका, A2 क्या, C। डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, डायरेक्ट बोलो। अब यहां से अगर C जा रहा है बच्चों तो कितना चल गया, आधा सर्कल, और आधा सर्कल में कितना, फुल सर्कल में कितना हो जाता है बच्चों, 2πr, और इसका कितना, आधा, तो आधा कितना हो जाएगा, πr चला। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट क्या हो गया, ये वाला लेंथ, r प्लस r, कितना हो जाएगा, 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, 2r। C देखो, A2 कहां पहुंचे, D, अगर A से घूम के कहां पहुंच गया बच्चों, इसे D के पास, कितना चल गया बच्चों। अब देखो थर्ड पार्ट चल गया, 3/4 पार्ट, 1/4 आधा, और फिर कितना हुआ, 1/4, यानी कि कितना पार्ट हिस्सा चल गया, 2πr का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना चलता है बच्चों, 2πr, इसका कितना हिस्सा चल गया बच्चों, कितना चल गया, 3/4। तो क्या करेंगे बच्चों, 3 डिवाइडेड बाई क्या, 4, ये कितना हो जाएगा, 2। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 3/2 × πr। अरे ऑब्वियस सी बात है, ये कितना हो गया, πr हो गया, और ये कितना हो जाएगा, πr/2, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 πr। डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ये वाला देखो ऊपर वाला, ये भी r, ये भी r, तो इसका भी कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा √2r, तो √2r। अब D देखते हैं बच्चों, कहां से कहां तक, A to A, यानी कि A से चला और घूम के कहां पहुंच गया बच्चों, घूम के A के पास पहुंच गया, यानी कि कंप्लीट ट्रेवल कर लिया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट वही था, घूम के आया, फाइनल पॉइंट वही है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी क्या है, वही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है बच्चों, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर है। मिटा दे बच्चों, मिटा दे, मिटा दे, इसको मिटा दे। चलो आप लोग लिख लिए, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों कि अगर इस सर्कल में ही किसी एंगल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछता
तो निकाल लेते क्या कि फॉर एग्जाम्पल, चलो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाए कि ऐसा दिया है, इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, थोड़े टाइम के बाद कहाँ पहुँच गया बी पे। आइए एंगल कितना दिया बच्चों, एंगल दिया 60 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड, इसका रेडियस है आर, फाइंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या बताना है बच्चों, हमको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताना है। चलो बताओ, बन जाएगा, सीधा सीधा बात है। देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कितना एंगल चलता है बच्चों, एक कंप्लीट सर्कल करता है तो कितना लेंथ चलता है, 2 पाई आर, यानी कितना एंगल बनाता है 2 पाई। क्लियर बच्चों, 2 पाई एंगल बनाता है तो लेंथ कितना होता है 2 पाई आर। आइए भी बोल दो आर का लेंथ बच्चों क्या होता है, यही लेंथ निकालना है। हम लोग क्या पढ़े हैं, आर का लेंथ क्या होता है, ये वाला लेंथ अगर मान लो एल बोल दें तो आप लोग नहीं पढ़े हो 9th क्लास में, ये वाला आर का लेंथ मान लो एल है, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा, तो एल बराबर कितना हो जाता है आर इंटू थीटा। तो यहाँ से डिस्टेंस एल कितना हो जाएगा आर इंटू थीटा। आर थीटा कितना दिया बच्चों 60 डिग्री पाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा, सॉरी आर कितना लिखेंगे पाई आर बाई क्या 3, बस डिस्टेंस हो गया। ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला निकाल के देखो कितना होगा। कैसे निकालेंगे, निकालो इसको, निकालो अच्छे से बनाओ। ये सर्कल था हमारा, ये सर्कल था, हम कहाँ से कहाँ पहुंचे थे बच्चों, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था, ये ओ था, यही ना होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये आर है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। बनाओ, कैसे निकालोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल सकते बच्चों। जैसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अंदर वाला 30 डिग्री, इसको बाइसेक्ट कर दो, नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, राइटिंग छूटा हो रहा है, ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो। टोटल एंगल 60 था, तो ये ऊपर वाला कितना 30, नीचे वाला भी कितना 30, ये कितना है आर। क्लियर है। अब इस आर का कंपोनेंट कर सकते बच्चों, कंपोनेंट करना बताए हैं आप लोगों को, बताए थे बच्चों कंपोनेंट करना। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये मान लो वेक्टर हो गया, ये एंगल कितना है थीटा। क्या बोले थे बच्चों कि जो वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उधर कंपोनेंट क्या आता है बच्चों कॉस थीटा। तो इधर इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इधर कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस थीटा, और जो बच जाएगा बच्चों ये उधर क्या आता है ए साइन थीटा। अब देखो बच्चों ये आर जो वेक्टर है, ये आर इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ई वाले एक्सिस के साथ 30 डिग्री, तो इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा आर कॉस 30, और ये जो बच गया बच्चों उधर क्या आएगा आर साइन 30। इसका भी बच्चों ये आर, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आर कॉस 30, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा आर साइन 30। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, तो ये आर साइन 30 और नीचे वाला आर साइन 30 कितना हो जाएगा 2r साइन 30। 2r का वैल्यू r साइन 30 कितना होता है 1/2, तो लेंथ कितना हो जाएगा r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया r। यहां से एक शॉर्टकट भी पढ़ सकते हैं बच्चों, एक ट्रिक जान सकते हैं हम लोग। मिटा दे ट्रिक बताएं, इधर इधर ही देख लो। क्या करो बच्चों, याद रखो कि ऐसा कोई भी एक सर्कल है, इस सर्कल पे क्या है बच्चों, सर्कल पे कोई पार्टिकल ए से कहाँ जा रहा है बी पे, एंगल कितना बना रहा है थीटा, रेडियस कितना है आर, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं 2r साइन θ/2 डायरेक्ट। देख लो, प्रूफ करके देख लो। देखो ना यहाँ पे 60 डिग्री था, तो 60 का आधा कितना हो गया 30 हो गया, तो 2r साइन 60/2 30। क्लियर है। देखो कैसे इसको प्रूव भी कर देते हैं। थीटा एंगल है तो इसको हाफ, यहाँ से क्या करो ये वाला लेंथ निकालना है हमको, आधा कर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, ये क्या हो जाएगा θ/2, ये भी कितना हो जाएगा θ/2। ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये r cos θ/2, ये कितना r sin θ/2। नीचे वाला कितना ये वाला r cos θ/2 और ये वाला कितना r sin θ/2। ये वेक्टर में बच्चों हम लोग पढ़े हैं कंपोनेंट निकालना, अभी बताए भी उधर। तो टोटल कितना हो गया 2r sin θ/2। अभी हम लोग बना रहे थे उसमें भी तो यही आ रहा था। अरे अभी याद करो कि
कि हम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे थे बच्चों, यहाँ से कहाँ जा रहे थे, यहाँ पे ये एंगल कितना 90 डिग्री। तो देखो ना यहाँ पे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते थे तो कितना आंसर आया था, कितना आएगा 2r और साइन थीटा बाई 2, 90 डिग्री का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो 1 बाई कितना हो जाएगा √2, तो 2r डिवाइडेड बाई √2 कितना हो गया √2r आया था आंसर। यहाँ से यहाँ जाओगे एंगल कितना बनेगा बच्चों 180, तो 2r इंटू 180 बाई 2 90, तो आंसर कितना हो गया 2r। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 2r। तो ऐसे भी डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद करो कि अगर किसी भी सर्कल पे जनरल लेंथ पे मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ, समझ में आ गया, ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन। अब काम करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं होमवर्क के लिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप सोचो बेसिकली उसको बनाओ। अगर आप लोगों को बन जाता है तो अगर व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप पे कमेंट करो, व्हाट्सएप पे बेसिकली मैसेज करोगे बच्चों, तो अगर गलत वगैरह होगा तो उसी टाइम हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे या हिंट दे देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो उसको बना ही देते हैं। अगर नहीं है बच्चों तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। मिटा दे इसको, मिटाए बच्चों, इसको मिटा दे, क्लियर है इतना। चलिए चलिए क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चों रिंग है हमारे पास, रिंग समझते हो, और एक चूड़ी ले लो, एक चूड़ी है जिसका रेडियस कितना है बच्चों r। यहाँ पे क्या बच्चों एक पॉइंट है P, एक चूड़ी है जो क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पे रोल कर रहा है, ऐसे रोल कर रहा है, ऐसे रोल कर रहा है आगे, ठीक है, ऐसे रोल कर रहा है। रोल का होना समझते हो ना कि एक आप चूड़ी ले लो और चूड़ी को क्या करो बच्चों ऐसे रोल करो, तो रोल करोगे तो रोल करते करते क्या होगा, एक टाइम आएगा ऐसे कि ये जो नीचे वाला P पॉइंट है वो कहाँ पहुँच जाएगा, इस ऊपर वाले P पॉइंट पे पहुँच जाएगा। अरे पहुँचेगा ना, इमेजिन कर सकते हो इतना बच्चों। यहाँ पे एक रिंग ले लो, आप अपने पास चूड़ी ले लो, अभी तो हम लिए नहीं है, लिए रहते तो दिखा देते। एक चूड़ी ले लो और चूड़ी को क्या करो बच्चों ऐसे रोटेट करना शुरू करो, ऐसे रोटेट करो। ये जैसे रोटेट करना शुरू करेगा बच्चों ये वाला पॉइंट किधर जाएगा, ये ऊपर जाना शुरू करेगा। अरे हम लोग बेसिकली जो व्हील वगैरह है घर में, जो साइकिल का व्हील होता है उसको ऐसे नचाते हैं, तो नचाते हैं तो क्या देखते हैं बच्चों कि जैसे जैसे साइकिल आगे जाता है उसका नीचे वाला पॉइंट किधर आता है, ऊपर आना शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक P पॉइंट है, जैसे ही इसको आगे रोटेट करेंगे ये पॉइंट किधर जाएगा, ऊपर जाना शुरू करेगा। जब P पॉइंट कहाँ पहुँच जाए, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँच जाए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, शोन इन द फिगर, find the displacement of point P when it reaches the uppermost point, uppermost point। देखो बच्चों इसके बाद अगर फर्दर ये रोटेट करेगा तो ये पॉइंट क्या आएगा, नीचे आना शुरू करेगा, और जब ये नीचे आना शुरू करेगा तो ये अपने अपर मोस्ट पॉइंट को क्या कर देगा, लूज कर देगा। क्लियर है। तो ये क्या है, ऐसा हमको डायग्राम दिया हुआ है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये क्या हमारा फाइनल हो गया। हमको क्या बताना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बताना है जब यहाँ से ये पॉइंट P कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए। क्लियर हुआ। एक रिंग है जिसका रेडियस कितना है r, ये रोल कर रहा है, रोल वगैरह आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो समझो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, आराम से फिसल नहीं रहा है, रोटेट करके कहाँ पहुँच जा रहा है, यहाँ पहुँच जा रहा है। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इसको बनाओ बच्चों, ठीक है। अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप नंबर लिख सकते हो, जो पढ़ता है, जो पढ़ रहा है इस बैच में, वरेण्यम बैच में, वो ये नंबर ले ले बच्चों 8468065608, ठीक है। ये बच्चों नंबर लो, ज़्यादातर क्वेश्चन जो दिया जाए उसको आप व्हाट्सएप से ही पूछो, ठीक है। कमेंट वगैरह में भी पूछ सकते हो लेकिन व्हाट्सएप से ही पूछो, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर वगैरह बता देंगे या जो हिंट वगैरह होगा आपको उसी टाइम मिल जाएगा जब पूछोगे, विदिन 5 मिनट के अंदर। क्लियर है। चलिए तब तक आप लोग पढ़िए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कल बच्चों संडे है, संडे को लेक्चर नहीं आएगा। जो फिजिक्स का लेक्चर होगा वीक में 5 डे आएगा, पहले ही बता चुके थे। पहले तो बेसिकली हम अल्टरनेट करके डालते थे बच्चों, अभी वीक में 5 दिन आएगा, ठीक है। 5 दिन आएगा, संडे को नहीं आएगा। फिर मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे 5 दिन आएगा, अगले मंडे टू संडे के बीच में 5 दिन लेक्चर आएगा।
क्लियर है? तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग फिर मंडे को मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बेसिकली नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मंडे को आएगा। ठीक है बच्चों, तब तक पढ़ते रहो। जिसको बच्चों हमारे साथ कंटिन्यू करना है, इस बैच के साथ कंटिन्यू करना है, उसके लिए HCB का बुक मैंडेटरी है। आपको असाइनमेंट नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, लेकिन अभी जिसको इस बैच के साथ कंटिन्यू करना है उसके लिए HCB का बुक मैंडेटरी है। आपको SC वर्मा का बुक रखना ही होगा। ठीक है, इस बैच के लिए मैंडेटरी है, तो आप लोग SC वर्मा का बुक ले लो। NCERT उसके साथ रहेगा ही रहेगा और हमारा असाइनमेंट रहेगा। क्लियर बच्चों? तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे, हम लोग जल्दी मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।